ये है 2021 का क्वेश्चन, सीडीएस में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन उठा के 2025 में डाल दिया है। आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। नेक्स्ट चलो, ये क्वेश्चन 1997 में पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में सेम थीम उठा के 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीडीएस 2024 में सेम क्वेश्चन उठा के यहाँ से थीम लिया था असहयोग आंदोलन, यहाँ से असहयोग आंदोलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन से उसने थीम रिपीट किया था असहयोग आंदोलन से 2025 में। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट है। यूपीएससी 2016, यूपीएससी 2025। यहाँ पे क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारत में अर्घट्टा के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, ये सिंचाई के काम आने वाला अर्घट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीएससी सीडीएस 2024, ये चोल राजा के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे राजेंद्र प्रथम, यहाँ पे देखो यूपीएससी सीएसई, यहाँ पे राजेंद्र चोल के बारे में पूछ रहा है। ये जावा सुमत्रा ये दे दिया था, थोड़ा सा 2 लाइन ज़्यादा बढ़ा के दे दिया ताकि बच्चा उलझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यूपीएससी सीआईएसएफ में पूछा था। ये क्या पूछ रहा है कि अटलांटिक संधि, वो नाटो के बारे में। नाटो के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था, यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन दिया था, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया 2025 में। इसी क्वेश्चन से थीम उठा के रिपीट कर दिया कि नाटो के कितने सदस्य देश थे इसमें। इसी क्वेश्चन का थीम बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो यूपीएससी सीआईएसएफ 2022, और यहाँ से बिम्स्टेक के बारे में पूछा था। ये क्वेश्चन का थीम यहाँ पे बना दिया 2025 में। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हो, अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को सिर्फ करके चले जाओगे, यूपीएससी पीवाईक्यू, क्योंकि देख रहे हो कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर रहे हैं, तो इधर उधर के कोचिंग का कुछ भी मत पढ़ो। कोई भी मॉक टेस्ट लगाने से पहले आप नोटिस करो कि आपने 40,000 प्लस पीवाईक्यू करे हैं। अगर आपके 40,000 प्लस पीवाईक्यू हो चुके हैं तो आपके प्रीलिम्स 110% श्योर है, जो कि हम इस सीरीज में आपके 40,000 प्लस पीवाईक्यू करवाएंगे। और इसका पीडीएफ भी, ये सारा पीडीएफ जो हैंड रिटन पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज, जहाँ पे हम लोग यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम, चाहे वो आईएएस हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं जो यूपीएससी करवाता है, उन सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें 40,000 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे, प्लस इसके जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन को भी 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग एक पेन और पेपर निकाल लो, और ये वाले जितने भी पीडीएफ हैं, ये सारे पीडीएफ आपको इस वाले चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग जाके इस वाले चैनल पे विजिट कर सकते हो। ये इस चैनल का नाम है, आप जाके देखना, इस पे सारे पीडीएफ डले पड़े हैं। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। और हम लोग देख रहे हैं अभी यूपीएससी सीएसई 2024 का, जिसमें कि 1 से लेके 45 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। तो आज चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन क्या रहा है, जो भी बच्चे क्वेश्चन को लगाओगे, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से लगाओ। पहले एक बार जब खुद से लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, फिर कहाँ पे आपको सुधार करना है। जब हम बताएंगे तो आपको वो नॉलेज जो हम बता रहे हैं उसको पता करना है कि यहाँ पे ये होनी चाहिए, और उसको नोट भी करोगे। तभी तो जब एक बार शॉर्ट नोट बन जाएंगे आपके, पीवाईक्यू वाला एक कॉपी ही अलग बना लो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे उसको रिवीजन कर सको। तो आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स। यहाँ पे पढ़ो क्या कह रहा है, उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखोगे इसके कथन को, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये 4, ये क्या क्या बोल रहा है, कृषि अवशिष्ट, मक्के का दाना, अवशिष्ट जल शोधन, अपपंक। अपपंक मतलब ये क्या बोल रहा है, स्लेज बोल रहा है। अगर किसी भी हिंदी का आपको इंग्लिश नहीं पता है, तुरंत जाके इंग्लिश में देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज बोल रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है कास्ट मिल अवशिष्ट। एक बात बताओ, विमानन ईंधन, ये बोल रहा है ना संधारणीय विमानन ईंधन। हम एक क्वेश्चन में बताए थे, टेक्नोलॉजी कोई भी जो है, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके अपार संभावना होते हैं। कितने संभावना होते हैं, अपार। वो बहुत सारा काम कर सकता है, इन्फिनिटिव काम कर सकता है। मतलब इन सब में से बोल रहा है किसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा कोई संधारणीय विमानन ईंधन बनाएंगे जिसमें कि ये सब का उपयोग हो सकता है। कृषि अवशिष्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, मक्के के दाना का भी, और अवशिष्ट जल शोधन अवपंक का भी, और कास्ट मील अवशिष्ट का भी। मतलब इसका आंसर क्या होनी चाहिए, आंसर होनी चाहिए 1 2 3 4।
ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग हर एक छोटी छोटी बात को नोट डाउन कर रहे होंगे। अभी देखो, जब ये वाला अवशिष्ट से बनाते हैं संधारणीय विमानन ईंधन, तो इसमें कुछ चीज़ और भी है जिसका उपयोग कर लेते हैं। उसमें क्या क्या है वो लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि और भी कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं जिससे कि विमानन संधारणीय विमानन ईंधन का उपयोग किया जाता है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण में जितने भी कार्बन फ्यूल से कार्बन निकलता है, जो भी हम फ्यूल जलाते हैं, चाहे डीजल, पेट्रोल या फिर एविएशन फ्यूल है, इसको भी जब जलाते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन निकलता है। तो कार्बन और अन्य गैस जो निकलते हैं वो पर्यावरण को क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है। उसी को बचाने के लिए संधारणीय विमानन ईंधन का उपयोग करते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ और प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि शैवाल। अगर यहाँ पे लिखोगे, इसको मिटा दूँ मैं 1 मिनट, तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ये चार तो है ही, उसके बाद दो तीन चीज़ का और प्रयोग करते हैं विमानन ईंधन बनाने के लिए, जिसमें है शैवाल। अब अगर कभी आ जाए कि शैवाल इस सब में हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, बिल्कुल शैवाल हो सकता है। शैवाल है तेल, सरसों का जो तेल हो गया, उसके बाद ग्रीस, वानिकी अवशेष, नगर पालिका ठोस अवशिष्ट धाराएं, गीला कचरा, ये सबसे बना सकते हैं हम संधारणीय विमानन ईंधन। समझ में आ गया होगा? इतना चीज नोट डाउन करोगे इस वाले क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। और इकोनॉमी का क्वेश्चन किस चीज़ में पढ़ने के लिए बोले हैं? इंग्लिश में। इकोनॉमी और साइंस टेक का क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में पढ़ो, बेटर समझ में आएगा। क्योंकि हिंदी में ना इकोनॉमी कलिस्ट लिख देता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी, और यहाँ पे पेड़ दे रखा है। यहाँ पे कितने पेड़ दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं। और इसको बोल रहा है कैटेगरी, ये आइटम दे रखा है इधर, और ये इधर कैटेगरी है। इसमें बोल रहा है मैच करो। यहाँ पे पहला है किसान का हल, जिसको फार्मर्स प्लॉ बोलते हैं, और यहाँ पे लिख रखा है ये वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद देखो कंप्यूटर मतलब फिक्स्ड कैपिटल। अगर जिसको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो वो हिंदी पढ़ सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है स्थिर पूंजी, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूती वस्त्र, यार्न के बारे में बोल रहा है, यूज बाय द व्यूअर। तो यहाँ पे देखो ये भी बोल रहा है स्थिर पूंजी है। अभी जो बताएंगे उसको ध्यान रखना। और इस प्रकार का जब स्टेटमेंट आ जाता है ना तो जटिल बना देता है ये। और आप लोग इसको देखने से पहले ना 1 मिनट समझ लो कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल है क्या। अगर हम यहाँ पे लिखें, ये जो है स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी, ये दोनों होता क्या है, इसमें क्या अंतर होता है? तो अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो कि वर्किंग कैपिटल, ये जो है वर्किंग कैपिटल, इसी को हिंदी में अगर लिखेंगे तो कार्यशील पूंजी लिख देंगे। कार्यशील पूंजी, ये कार्यशील पूंजी क्या है अभी बता रहे हैं, उसके बाद फिर फिक्स्ड कैपिटल बताएंगे तो बेटर समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम ऊपर ऊपर से ऐसा बता दें बी होगा सी होगा तो फिर ये तो आप ऐसे भी कोई बुक खरीद के कर सकते हो। लेकिन हमारा काम है 360 डिग्री एनालिसिस करवाना, जिससे आपके क्वेश्चन में कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो सके और आप दूसरे बच्चे के तुलना में बेटर कर सको, जो कि इस कोर्स को नहीं देख रहा होगा। उसको तो लगेगा कि 1 का बी होगा, 2 का सी होगा, ऐसा वो पढ़ लेगा। लेकिन आपको हर एक डिटेल से पढ़ना है, तभी एग्जाम में कुछ कर पाओगे। तो कार्यशील पूंजी किसको कहते हैं? ऐसी नकदी या अन्य तरल परिसंपत्तियां होती है जिसका उपयोग कोई कंपनी पेट्रोल या बिल भुगतान जैसे प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए वित्त पोषण करती है। समझ में आया क्या? प्रतिदिन मतलब अगर हम देखेंगे डेली जो यूज में होता है ना, प्रतिदिन के गतिविधि के लिए, जैसे आप घर पे रहते हो तो घर में चाय बनता है तो क्या लाते हो? दूध लाते हो ना दुकान से। तो वो प्रतिदिन खर्च में आ रहा है आपका, आ रहा है ना, तो उसको जो भी उसमें पैसा लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? कार्यशील पूंजी बोलेंगे, ठीक है। और स्थिर पूंजी किसको बोलेंगे? अगर हम इसको लिखाना चाहें तो लिखा ही देते हैं। जस्ट वेट 1 मिनट, आप लोग मेरे साथ में लिखो। स्थिर कार्यशील पूंजी क्या है? ऐसी नकदी या अन्य तरल परिसंपत्ति, परिसंपत्ति को इंग्लिश में बोलेंगे एसेट, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी नकदी नकदी या अन्य तरल परिसंपत्ति, जिसको एसेट बोलेंगे।
ये हिंदी में थोड़ा सा नाम इसका कलिष्ट हो जाता है, तो कोशिश क्या करो इंग्लिश में ही पढ़ने। परिसंपत्तियाँ जिसका उपयोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन मतलब डेली डेली के लिए, दिन प्रतिदिन में इसका उपयोग की गतिविधि में इसका उपयोग होता है। गतिविधियों में इसका उपयोग होता है। अभी समझ में आ गया होगा कि कार्यशील पूंजी क्या है। कार्यशील पूंजी में करते क्या है, डेली डेली में जो उपयोग आता है उसको कार्यशील पूंजी में रखेंगे, उस वाले पैसे को। जैसे कि आपके घर में कुछ पैसा ऐसा होगा 20 रुपये 50 रुपये, जिससे आप डेली सब्जी लाते होंगे या फिर दूध लाते होंगे, चाय पत्ती लाते होंगे, तो ये सब क्या है, कार्यशील पूंजी में आएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर फिर हम लिख सकते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या है। आप लोग मेरे साथ नोट एक बार बना लो पूरा PYQ का, उसके बाद देखो कैसा मज़ा आता है पढ़ने में। फिक्स कैपिटल से तात्पर्य ऐसा होता है कि किसी फर्म को, जैसे आप मान लो एक बार घर बना रहे हो, कोई एक ऐसा घर बना रहे हो, तो उसमें एक ही बार पैसे लगाओगे ना, ऐसा तो नहीं है आज इस तरफ का दीवार बना रहे हो, कल इस तरफ का दीवार बना रहे हो। जब भी बनेगा 4 महीने 5 महीने में एक बार घर अगर पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप एक ही बार उसमें पैसा लगाओगे। ये नहीं है कि एक बार जैसे घर बना लिया तो फिर से खुदाई करके फिर से बना रहे हैं। तो एक बार कोई फर्म है या फिर कोई कंपनी स्थापित कर रहा है, तो कंपनी को भले वो 3 महीने 4 महीने लगे, एक ही बार बना के कंप्लीट कर देगा। हालांकि उसको दिन दिन के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो दिन अगर कोई यहाँ पे कंपनी है, डेली उस कंपनी को चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो वो आ जाएगा फिर किस में, कार्यशील पूंजी में। लेकिन कंपनी जो बनाया है एक ही बार पैसा लगा उसमें, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, फिक्स कैपिटल में। तो ऐसी कोई भी फर्म जिसको स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक परिसंपत्ति या निवेश का वो होता है, निवेश लगता है, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। जैसे अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझो, अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हो, ठीक है, XYZ नाम का कोई भी मशीन खरीद रहे हो, मान लो कि आपने जनरेटर खरीदा, ठीक है, या फिर आपने लैपटॉप खरीदा, आप कुछ भी ऐसा चीज़ खरीद रहे हो जो कि एक ही बार पैसा लग रहा है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, फिक्स कैपिटल में। फिक्स कैपिटल में उसको किधर रख देंगे, फिक्स्ड कैपिटल में। अब इस वाले क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडिया इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब आप लोग खुद बताओ कि फार्मर का जो हल है, अभी हल एक बार फार्मर ने बना लिया, ऐसा कुछ एक हल होता है फार्मर का, ठीक है, ऐसा मतलब मेरे से सही से बन नहीं रहा है इसका फिगर, हालांकि आप लोग को जो समझाना चाह रहे हैं वो समझो। एक बार अगर फार्मर ने हल बनवा लिया, तो उसको बार बार नहीं हल बनवाना पड़ेगा। मान लो लोहे का हल बनवा लिया, गांव तरफ जाओगे तो वहाँ पे लकड़ी का हल बनता है, तो उसको बार बार नहीं हल बनवाना पड़ेगा, एक ही बार हल बनवाएगा और उसका काम चलते रहेगा। तो किसान का हल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो किसान का हल क्या है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि किसान का हल जो है ये कार्यशील पूंजी है या फिर स्थिर पूंजी है। आप लोग खुद से बता सकते हो कि ये कौन सा पूंजी है। तो यहाँ पे ये कार्यशील पूंजी नहीं होगा, ये कौन सा पूंजी होगा, स्थिर पूंजी होगा। तो यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे लिखो स्थिर पूंजी। अभी समझ में आ गया होगा कैसे स्थिर पूंजी है, क्योंकि किसान अगर कोई हल बनवाता है या फिर गाँव में जो ट्रैक्टर चलता है उसके पीछे जो ऐसा हल रहता है बना हुआ, ऐसा हल बना रहता है वो, जिससे खेत की जुताई होती है, तो एक ही बार इसको खरीदा जाता है, बार बार नहीं खरीदा जाता है इस वाले हल को। तो किसान का हल क्या हो जाएगा, स्थिर पूंजी में आएगा, कार्यशील पूंजी में नहीं आएगा ये। अब चलो दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर अगर मान लो कि आपने कोई लैपटॉप खरीदा, आपने कोई टैब खरीदा, या फिर आप जिस फ़ोन में वीडियो देख रहे हो इसको तो एक ही बार खरीद लिए, एक ही बार पैसे लगाए हो, तो ये क्या है, स्थिर कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखा है, एक ही बार जब पैसे लगे तो वो फिक्स कैपिटल, और बार बार जब लगे तो वो कार्यशील पूंजी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्थिर कैपिटल। यहाँ पे देखो फिक्स कैपिटल, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूती ऊन, मतलब ऊन जिसको बोलते हैं, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, वो जो धागा होता है, यार्न यूज बाय वीवर। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, इसमें डेली पैसा लगता है। अगर
आपने गांव में रहा होगा या फिर आप कहीं पे काम वाम किए होंगे या देखे होंगे, जो भी मिस्त्री होता है, जो भी लेबर होता है, अगर वो काम करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, डेली पैसा देना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे समझो, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला डेली जो उसमें सूत लगता है, तो उसका क्या होगा, कार्यशील पूंजी होगा या स्थिर पूंजी होगा? आप लोग खुद बताओ। अगर हम किसी चीज़ को डेली कर रहे हैं, कार्य ये बुनकर द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, कार्यशील होगा। और यहाँ पे दे क्या रखा है, स्थिर दे रखा है, तो इसको हम गलत कर सकते हैं। गलत करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कार्यशील। कार्यशील आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कहीं पे कोई मिस्त्री है और या फिर कोई लेबर है, अगर वो डेली काम कर रहा है, बुनकर अगर कोई डेली काम कर रहा है, तो वो डेली पैसा लेगा ना। तो यहाँ पे लिख क्या रखा है कि वो स्थिर पूंजी है, जबकि वो है क्या, कार्यशील पूंजी। ऐसा तो नहीं है कि कोई मिस्त्री आया, कोई लेबर आया, उसको एक ही दिन पैसे दे दिए हैं। हाँ, आप एक दिन दे सकते हो, एक ही दिन, एक साल का दे सकते हो पैसा। हालांकि सब ऐसे नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डेली देते हैं पैसे, डेली काम करते हैं, डेली पैसे देते हैं। तो वो हो क्या सकता है, यहाँ पे स्थिर दे रखा है, लेकिन होगा क्या, वो कार्यशील पूंजी होगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, पेट्रोल। अब पेट्रोल में क्या दे रखा है, कार्यशील पूंजी। अब पेट्रोल डलवाओगे डेली, अगर पेट्रोल डलवाओगे अपने बाइक में, तो डेली पैसे लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी हो जाएगा। उम्मीद है ये पूरे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे विथ कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आराम से क्वेश्चन को पॉज करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन के हर एक स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद खुद से निर्णय लो कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, उसके बाद फिर हम बताएंगे। तो वीडियो पॉज करो और जल्दी से पढ़ो। उम्मीद है आप सबने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश का उपयोग 3D दुनिया के इंटर ऑपरेबल नेटवर्क, जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ता द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। देखो ये वाला जो था ना, ये टर्म 2023, 24 और 2025 आने वाले जितने भी साल हैं ना, आप लोग देखोगे कि 3D या फिर जितने भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह हो गया, इन सब से ना, ये क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिग डेटा एनालिस्टिक हो गया, या फिर क्रिप्टो मेटावर्स, वर्चुअल मैट्रिक्स, ये सब जब भी पढ़ोगे तो ये सब टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है, और ये सब न्यूज में रहता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना कभी भी पढ़ोगे तो। क्रिप्टो करेंसी देखे होंगे कि अभी बहुत सारे रिपल आ गए हैं, अभी इलोन मस्क का भी कुछ क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, तो हर एक को देखोगे अपने अपने क्रिप्टो करेंसी पे जोर दे रहे हैं। तो आप लोग जब भी ये सब टर्म न्यूज में रहे, इसको ध्यान से पढ़ना। हालांकि ये वाला टर्म न्यूज में था, और इसका आंसर हो जाएगा मेटावर्स। समझ में आ रहा है क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3D आभासी वर्चुअल दुनिया का जो ये है, इसको क्या बोलेंगे, मेटावर्स बोलेंगे। हालांकि इसी के टर्म में ये मेटावर्स अगर जो देखोगे, ये आधारित किस पे, क्रिप्टो करेंसी पर। इसका जैसे चैन होता है, क्रिप्टो करेंसी का चैन होता है, उसी चैन के संरचना पर ये मेटावर्स आधारित है। अगर कभी स्टेटमेंट इस प्रकार का आ जाए ना, मेटावर्स जो है क्या क्रिप्टो करेंसी के चैन या संरचना पर आधारित है, तो बिल्कुल वहाँ पे सही लगाना। समझ में आ रहा है क्या? तो इस वाले क्वेश्चन से हम सीखे कि मेटावर्स जो है क्रिप्टो करेंसी के संरचना पर ही आधारित, उसके जैसे पैटर्न होते हैं जिसको कि कोई हैक नहीं कर सकता है, उसी पे ये आधारित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन पॉज करो और क्वेश्चन को लगाओ पहले। ये क्या कह रहा है, विदेशी बैंक के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में बोल रहा है, द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये भी पढ़ा करो कौन सा सही है। अब यहाँ पे देखो, यही बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द रूल इम्पोज बाय द आरबीआई वाइल ट्रीटिंग द फॉरेन बैंक। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये क्या बोल रहा है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व, मतलब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट को पढ़ो, नो मिनिमम कैपिटल। यहाँ से अभी ना आपको कुछ सिखाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं इस पे जोड़ देना, नो मिनिमम कैपिटल। यही बोल रहा है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक या बैंकिंग सब्सिडी के लिए कोई न्यूनतम पूंजी, यहाँ पे ये पढ़ो, के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात बताओ, आप खुद बैंक गए होंगे, या फिर कोई भी आपके घर का कोई सदस्य बैंक गया होगा,
आप लोग या फिर आप जब इकोनॉमी पढ़ते हो तो वहाँ पे देखोगे कि आरबीआई कोई भी बैंक है उसके लिए शर्त रखता है कि इतना परसेंट सीआर होनी चाहिए, इतना परसेंट एसएलआर होनी चाहिए। ये सब क्या करता है आरबीआई, खुद के पास जमा करवाता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी बैंक अगर क्या बोल रहा है कि स्वामित्व वाले सहायक बैंक के लिए कोई न्यूनतम सब्सिडी, कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी बैंक खोलोगे ना तो उसका क्राइटेरिया है कि आपके पास 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए, प्लस आपको 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। आरबीआई ऐसा क्यों करता है? अगर ऐसा नहीं करेगा तो मान लो कल के डेट में वो बैंक फ्रॉड कर दे या फिर वो बैंक जितने भी ग्राहक हैं उसके पैसे लेके भाग जाए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दूसरा पढ़ो, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक फॉर, यहाँ पे जैसे देखोगे ना ये बोल रहा है फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एट लीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। ये बोल रहा है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होनी चाहिए। अब ये देखोगे ना, ऐसा कोई क्राइटेरिया ना ऐसा नहीं है कि कम से कम 50% नागरिक होनी चाहिए। हालांकि उसमें देखते हैं कि बोर्ड का जो सबसे मेन वो मेंबर रहता है जिसको चेयरमैन बोलते हैं वो सब इंडियन होनी चाहिए, लेकिन ये वाला जो है ना कम से कम 50% ये होना ही चाहिए। यूपीएससी इस स्टेटमेंट को गलत किया है। बहुत सारे कोचिंग वाले इस स्टेटमेंट को ना सही माने हैं, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट है गलत। तो हम यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो। समझ में आया क्या? चलो, और जो लोग नहीं जानते हो आरबीआई क्या है उसके लिए हम बता दें, आरबीआई जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक का एक तरह से फादर है। ये आरबीआई सभी बैंक को क्या करता है, आप कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल में रखता है। आप लोग एक बात बताना, आप लोग को एचडब्ल्यू दे रहे हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है ये बताना कि यूपीएससी ये वाले क्वेश्चन को पूछा है। और एक ये वाला है कि बोर्ड ऑफ, ये वाला जो ब्यूरो है उसमें से यूपीएससी का कितना, यूपीएससी बोल रहे हैं सॉरी, आरबीआई का कितना सदस्य होता है और गवर्नमेंट का कितना, सॉरी ये हम आंसर ही लिख दिए हैं, मतलब आरबीआई का भी 3 सदस्य होता है और गवर्नमेंट का भी 3 सदस्य होता है। हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर हम ही लिख दिए हैं, छोड़ो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियुक्ति कौन करता है ये बताना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन को पॉज करो, ध्यान से पढ़ो, अभी जो समझा रहे हैं समझना इससे। ये क्या बोल रहा है कि भारत में ये सीएसआर के बारे में बोल रहा है। सीएसआर देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही बोल रहा है के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और यहाँ पे ये पढ़ो निम्नलिखित में से कौन सा सही है गलत है। कभी कभी यहाँ पे दे देता कौन सा गलत है और बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। ये बोल रहा है सीएसआर का जो नियम है, नियम क्या विनिर्दिष्ट क्या करते हैं, सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारी को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटी। अब देखो पहले सीएसआर को समझते हैं, सीएसआर है क्या। ये जो लिखा हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखो ये भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सीएसआर बोलते हैं। भारत में अगर इसका हिंदी देखोगे इसका मतलब होता है भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, यही वाला है जिसको सीएसआर बोलते हैं के संदर्भ में। यहाँ पे ना कथन सिर्फ ये वाला सही है, ये सीएसआर के नियम को वो सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारी को लाभ पहुँचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलाप के रूप में नहीं माना जाएगा। अब पहले समझते हैं ये है क्या। ये देखोगे ना तो कंपनी अधिनियम आया था 2013 में। कब आया था कंपनी अधिनियम? अगर यहाँ पे हम लिख दें कंपनी अधिनियम आया था 2013 में, तो इसमें बोला गया था कि जितने भी इसका मापदंड होगा ना, इसको पूरा करने वाली कंपनी 3 वर्ष में अपने शुद्धतम जो लाभ होगा उसका
इसके कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी है, इसका 3 वर्ष में जो शुद्धतम इसका लाभ होगा, नेट प्रॉफिट होगा, उसका 2% जो भी उसका शुद्ध लाभ होगा उसका 2% सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च किया जाएगा। समझ में आया क्या? उसका 2% सामाजिक दायित्व पर खर्च किया जाएगा। तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 3 साल में कंपनी का जितना भी औसत शुद्ध लाभ होगा, मतलब मान लो किसी साल 20 रुपये लाभ हुआ, किसी साल 40 रुपये लाभ हुआ और किसी साल 60 रुपये लाभ हुआ, तो तीनों साल का एवरेज निकाल लेंगे और उससे देखेंगे कि उसका 2% कितना आ रहा है। उस वाले 2% को सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कंपनी को खर्च करना होगा। और यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? CSR नियम, CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं क्यों नहीं करते? यहाँ पे 2% करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2% करते हैं, तो ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे लगे पड़े हैं और वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे 50 नंबर 1 से, और 51 नंबर से जब शुरू करेंगे तो आप लोग को एक टास्क दिया जाता है। आप लोग पहले इस वाले क्वेश्चन को खुद से लगाओगे, जहाँ पे आप सब गलती करोगे फिर वहाँ पे हम बताएंगे जो चीज़। जैसे आपको CSR नहीं पता था, तो CSR में क्या होता है? पिछले 3 साल का जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसके 2% को कंपनी कहाँ खर्च करता है? सामाजिक उत्तरदायित्व पे। तो इस जितने भी प्रकार का चीज़ लिखवा रहे हैं वो सब चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहो और शॉर्ट नोट बनाते रहो। एक बार दोस्तों शॉर्ट नोट बन जाएगा ना, आप देख ही रहे हो UPSC में कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। और जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम ID ये है, यहाँ पे जाके जुड़ जाना। ये वाली PDF, ये PDF है, ये सारे PDF वहीं मिल जाएंगे इस वाले टेलीग्राम चैनल पे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।